हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में, जहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का पूरा डिटेल में नॉलेज। आज हमारा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन नंबर 8 है। इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। पिछले सेशन में जो सेशन नंबर 7 था उसमें हमने देखे थे कि टाइप ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ परचेज। तो जब भी हमारा सेल या परचेस होगा उसमें कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि आज का मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। आदमी अपनी मोनोपोली नहीं चला सकता, तो कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तो डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा, कुछ छूट देना पड़ेगा कि जो एमआरपी है, एमआरपी में से यहाँ जो अपनी डीलर प्राइस है उसमें से मैं कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे के जो सेल या परचेस में करता हूँ उसको डिस्काउंट बोलते हैं। मीनिंग ऑफ बैड डेट्स। देखिए, हम जो परचेस करते हैं या हम जो सेल करते हैं, तो हो सकता है परचेस में तो नहीं, परचेस में तो हम अपने सप्लायर को पूरा पैसा देंगे ही, लेकिन जो हम सेल करते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसा डूब जाए जो उधारी में हमने दिया था। जरूरी नहीं है कि उसमें से हर पैसा वापस ही आएगा। सपोज आपने 10 लाख का सेल किए किसी मंथ में और पार्टी ने आपको कमिट किया कि वो आने वाले 2-3 महीने में आपको फंड देंगी, यानी उसके एवज में पैसा देंगी। लेकिन उसमें से उसने लास्ट का 1 लाख रुपए यानी 9 लाख रुपए आपको दे दिया और 1 लाख रुपए उसने आपको नहीं दिया। तो वो जो पैसा डूब गया वो आएगा बैड डेट्स में, यानी वो मिला नहीं हमें। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस सेटलमेंट। और म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस एंड सेटलमेंट क्या चीज है, ये भी हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्काउंट। To increase sales in this competitive market, business unit gives some benefits to their customers. Maybe it is in monetary terms or in non-monetary terms is called discount. यानी ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसमें सरवाइव करने के लिए हमको कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट्स देना पड़ता है। हो सकता है वो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो, तो उसे डिस्काउंट बोला जाएगा। When it is given, then it is debited to profit and loss account and as an expense, and when it is received, then it is credited to profit and loss account as an income. देखिए दोस्तों, जब भी कोई खर्चा होता है बिजनेस में तो उसे डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जब भी कोई इनकम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, गिवन, अगर हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, मतलब जो हमारी एमआरपी थी, जो हमारी डीलर प्राइस थी, या जो हमने उसको पीछे जो समय बीत चुका है उसमें सेल किया था जिस अमाउंट पे, उससे अब हम कुछ उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमारा खर्चा माना जाएगा ताकि हमारी जो नेट इनकम है वो उतने अमाउंट से कम हो सके। वैसे ही अगर हमने कोई परचेस किया है और उस पर हमको कोई डिस्काउंट मिलता है, या हमने इमीडिएट पेमेंट किया उस परचेस के अगेंस्ट में, हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, या कुछ समय के बाद जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद, जैसे हमारा किसी को देना 5 लाख निकल रहा और सामने वाले ने बोला कि अगर आप मेरे को ये डेट तक पैसा देते हो तो मैं 5% का एडिशनल डिस्काउंट आपको दूंगा, तो वो जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पे मिला हुआ डिस्काउंट हमारी डायरेक्ट इनकम माना जाएगा, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम। मॉनेटरी टर्म्स। अब देखिए मॉनेटरी टर्म्स में क्या आ सकता है। मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड कैश डिस्काउंट, यानी जो कैश डिस्काउंट दिया गया है कि हमारा समझो 10,000 का परचेस था, अभी हम पेमेंट करते हैं तो उस पर जो कैश डिस्काउंट मिला 2% का, तो वो माना जाएगा कैश डिस्काउंट, यानी वो मॉनेटरी टर्म, सीधा उसका पैसा ही कम कर दिया गया वो प्रोडक्ट का, माल का। विच इज गिवन ऑन कैश सेल्स एंड ट्रेड डिस्काउंट विच इज गिवन एज अ पॉलिसी ऑफ बिजनेस ऑन बल्क सेल। या इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आ सकता है, जैसा बिजनेस टू बिजनेस अगर सेल हो रहा है और बल्क सेल है, बल्क सेल मतलब एक
क्वांटिटी में परचेस कर रहा है सामने वाला, क्योंकि उसको बेचना है अपने वो दुकान में, रिसेल के लिए उसको माल होना, तो वो कोई एक प्रोडक्ट नहीं लेके जाएगा, एक क्वांटिटी नहीं लेके जाएगा, वो काफी यानी क्वांटिटी में मटेरियल लेके जाएगा। तो वो उसको इनकरेज करने के लिए कि अगर वो मेरे पास से 50 पीस लेने आया है, अगर मैं उसको अपने ट्रेड डिस्काउंट का सिस्टम बता दूं, कि स्ट्रक्चर बता दूं कि अगर तुमने 50 से 100 क्वांटिटी लिए तो तुम्हारे ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, अगर तुमने 100 से 150 क्वांटिटी लिए तो ट्रेड डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। तो वो उसको इंकरेज करने के लिए, ताकि मेरा सेल ज्यादा हो, तो इसलिए मैं ट्रेड डिस्काउंट की पॉलिसी अपनाता हूँ। यानी मैं अपनाता हूँ मतलब मार्केट में सभी लोग अपनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पर्पज इसलिए रहता है कि हम अपना सेल इंक्रीज कर पाए। In other words, it is also known as target discount or quantity discount. Means if any customer fulfills certain obligation or target of selling minimum quantity under any sales promotion scheme, then only he or she will be entitled to receive it, and hence it is not available to all customers in general. देखिए, टारगेट डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को ही बोला जाता है, लेकिन ये डिस्काउंट सबके लिए दिया जाएगा ऐसा नहीं है। टारगेट डिस्काउंट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ टारगेट है, कि अगर सपोज हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हमारे कंपनी के नियम के हिसाब से हमने बता के रखा हुआ है कि अगर आपने एक मंथ में 10 लाख का सेल कंप्लीट करे तो आपको जो ट्रेड डिस्काउंट जाता है मटेरियल पे, समझो 25% जाता है, तो वो हम 30% कर देंगे। वही अगर आपने टारगेट पूरा कर दिया 15 लाख का, तो वही आपका डिस्काउंट और 2% से बढ़ा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा टारगेट डिस्काउंट। तो ये सबको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अब हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर उतना सेल को टारगेट अचीव कर पाए। तो जो हमारा कस्टमर वो टारगेट को अचीव करेगा, सिर्फ ये उसको दिया जाएगा। और क्वांटिटी डिस्काउंट जो हमने पहले ही डिस्कस किए कि अगर आप मिनिमम इतनी क्वांटिटी लोगे तो ही आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर हम ये सबको डिस्काउंट देंगे क्वांटिटी डिस्काउंट, तो फिर जो हमारा पर्पज है कि सामने वाला हमसे बल्क में परचेस करे ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं 10 पीस भी ले रहा तो मेरे को इतना डिस्काउंट मिल जा रहा, उतना फायदा हो जा रहा, और अगर मैं 100 पीस भी ले रहा तो भी डिस्काउंट सेम है, तो क्यों मैं 100 पीसेस लेके अपने पैसे फंसा के रखूं। जब डिस्काउंट सेम है, जब कस्टमर आएगा 10 पीस लेके जाऊंगा, अगेन जब आएगा अगेन 10 पीस लेके जाऊंगा। तो इसलिए ये सबको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है, अगर हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं किसी परचेस के अगेंस्ट में, तो उसके लिए वो सभी कस्टमर को दिया जाएगा, भले वो B2C हो या B2B हो। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। नॉन मॉनेटरी यानी जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मनी का, अमाउंट में कुछ चेंज नहीं होगा। डिस्काउंट इंक्लूड्स यानी नॉन मॉनेटरी डिस्काउंट इंक्लूड इंसेंटिव दिया जाएगा, विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट लाइक गिफ्ट। ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो किसी न किसी गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, इसीलिए उसको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में बोला जाएगा। अगर वो पैसे के हिसाब से दिया जाता है, यानी बिल का अमाउंट कम करके, प्रोडक्ट का अमाउंट कम करके, तो उसको बोला जाता है मॉनेटरी टर्म्स। यहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इसलिए वो हो जाएगा नॉन मॉनेटरी टर्म्स। एज ए गिफ्ट लाइक गोल्ड कॉइन्स, लैपटॉप, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल, मोबाइल, फ्रिज, टीवी एटसेट्रा। आज के मार्केट में सरवाइव करने के लिए हर कंपनी कुछ ना कुछ स्कीम निकालती है, ताकि सामने वाला उसका डिस्ट्रीब्यूटर या रिसेलर जो उसका माल खरीद रहा है, या स्टॉकिस्ट होलसेलर, वो एफर्ट्स दे उसका सेल करने में। तो जैसा हमने यहाँ पे टारगेट डिस्काउंट की बात किए थे कि अगर टारगेट डिस्काउंट इतना इतना कर लिए तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो डीलर प्राइस था उसको मैं कम करूंगा परसेंटेज में, तो वो आ गया मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे रहेगा कि अगर तुमने ये टारगेट पूरा किए तो तुमको साल के एंड में या 6 महीने में या जो भी पीरियड डिसाइड करेगी कंपनी, तो उसमें आपको गोल्ड कॉइन्स के आप हकदार हो जाओगे, या आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा, या कोई व्हीकल हो सकती है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर एज पर द टर्नओवर, मोबाइल, फ्रिज, टीवी एटसेट्रा। यानी ये किसी भी एसेट के फॉर्म में उसको दिया जाएगा कि एज अ गिफ्ट, कि आपने हमारा ये टारगेट पूरा किए, आप हमारे
प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप हमारे सेल के तरफ ज्यादा ध्यान देते हो, तो आपने जो एफर्ट्स किए हो उसके लिए मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। इसका भी सेम पर्पस रहता है कि कंपनी के सेल को इंक्रीज करना, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर एफर्ट्स ले, क्योंकि वो इसलिए एफर्ट लेगा, एक तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उसको ये चीजें मिलेंगी, यानी ये जो चीजें रहेंगी इसकी कीमत रहेंगी 25-50 हजार या मोर देन दैट, तो वो एफर्ट जरूर लेगा इसमें। This type of benefit is also given after completing a particular target of a turnover by customer. These assets categorized under capital reserve fund when received and entered in books. देखिए, ये वाला भी जो डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी नॉन मॉनेटरी डिस्काउंट जो गिफ्ट में आएगा, वो रहेगा टारगेट डिस्काउंट, कोई टारगेट पूरा करने में। और जब ये रिसीव होंगी हमें हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हमारे बुक्स में, हम उसकी एंट्री ले रहे हैं, तो उसको रखा जाएगा अंडर कैपिटल रिजर्व फंड, कि उसको फिक्स एसेट में नहीं डालते हुए कैपिटल रिजर्व फंड में डाला जाएगा। और अगर सपोज एक समझो हमें फ्रिज मिली बिजनेस में, और हमने बिजनेस में पहले उसको एंट्री ले ली है कैपिटल रिजर्व फंड, और बाद में पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, उसको ड्रॉविंग कर ले रहे हैं हम, तो उसको विड्रॉल बाय ओनर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आया बिजनेस में था, उसको ओनर को नहीं दिया था पर्सनल यूज के लिए किसी ने गिफ्ट, वो बिजनेस ने टारगेट अचीव किया तब जाके वो बिजनेस में मिला, इसलिए वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई थी। अब जब वो ओनर उसको घर के लिए यूज कर रहा है, तो वो विड्रॉल में दिखाना पड़ेगा हमें। बेड डेट्स हमने पिछले सेशन में शॉर्ट में डिस्कस किए थे कि व्हाट इज मीन बाय बेड डेट। बेड डेट मतलब वो पैसा जो मार्केट में हमारा यानी लेना बनता है हमारे सेल के अगेंस्ट में, जो हमने क्रेडिट सेल किया था, लेकिन वो पैसा सामने वाला नहीं दे रहा, तो वो डूब गया हमारा पैसा, वो हमारा लॉस हो गया, बेड डेट्स उसको बोलेंगे। देखिए क्या है इसमें, इन ऑर्डर टू कंप्लीट विथ अदर बिजनेस in order to compete with other business enterprise gives credit facilities to its customers to increase sales and hence profit। देखिए मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट अगर पकड़ लो कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने निकल रहा हूं, समझो मेरा नया बिजनेस है या मेरा ऑनगोइंग बिजनेस है, तो मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा वो दुनिया में कोई नहीं बेच रहा या मेरे शहर में कोई नहीं बेच रहा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, ऑलरेडी उसमें 10-50 लोग वहां पे मौजूद हैं जो सेल कर रहे हैं। तो अब कस्टमर को जो माल लेना है वो मेरे तरफ कैसा है, तो उसको कुछ मेरे को बेनिफिट देना पड़ेगा, लाइक उसमें उधार देना भी हो जाएगा, क्योंकि आज मार्केट में परचेज कर रहा है कोई, तो जरूरी नहीं है कैश में ही परचेस कर रहा है, उसको उधार भी लग सकता है फंड की प्रॉब्लम के कारण, या किसी का ऐसा इंटेंशन हो कि भाई मैं रिसेल के लिए ले रहा हूं और इतनी क्वांटिटी ले रहा हूं, तो क्यों मैं अपना पैसा फंसा के रखूं, अगर मुझे उधारी मिले और मैं वो माल अपने शॉप में रखूं देन बेचूं, अब बेचे हुए अमाउंट से जो मेरे को पैसा आया है वही मैं इसको दे दूंगा मेरे सप्लायर को। तो क्रेडिट पे माल हमको बेचना ही पड़ेगा अगर हमको मार्केट में कंपटीशन में खड़े रहना है। अदरवाइज अगर हमने बोले कि मैं उधार बंद कर दूंगा, तो आपके अगर 100 कस्टमर रहेंगे ना, उसमें से 50 तो जगह पे गायब हो जाएंगे। क्यों? तो आधे लोग आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप उनको उधार दे रहे हो 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, या जो भी आपने पीरियड डिसाइड किए होंगे। माल तो हर जगह पे मिल रहा है, उसको उधार से मतलब है कि आप उधार दे रहे हो। दिस मीन्स बाय नाउ एंड पे लेटर, यानी इसका मतलब है कि हम कस्टमर को बोल रहे हैं आप अभी खरीद लो हमसे और उसका पेमेंट आप बाद में करना, बाय नाउ एंड पे लेटर। बट इट इनएविटेबली इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ सम अमाउंट। देखिए हमने अगर उधार दिया तो ना चाहते हुए भी हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मैं रिस्क फैक्टर में डाल रहा हूं पैसा, हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसा हमें ना मिले, श्योर नहीं है कि पूरा पैसा डूबेगा, पर यह भी श्योर नहीं है कि पूरा पैसा मिलेगा हमको, कि कब किसी की नीयत पलट जाए, कब कोई आदमी का बिजनेस में लॉस हो जाए हमारे कस्टमर का और वो उसकी देने की लायकियत ही ना रहे। चलो ठीक है, उसकी नीयत नहीं बदली, लेकिन अगर उसकी देने की लायकियत ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, तो वो कहां से देगा। So when it is cleared that all possible means to obtain that payment from the debtor have failed, then that amount need
to be written off as bad debt by debiting profit and loss account and by crediting that related debtor account. It can be a part or a full amount as the case may be. अब देखिए, हमने किसी को उधार दिया, सपोज 3 लाख रुपए का, उसका सब अच्छा चल रहा था, उसने पेमेंट दिया हमको टाइम पे, सब दे रहा था, जितना भी डिसाइडेड पीरियड था, 3 लाख में से उसने 1.5-2 लाख रुपए दे दिया, बचा उसके पास 1 लाख। अब वो एक लंबा समय हो गया कि वो पैसे हमको दे ही नहीं रहा। अब उसके लिए हो सकता है हमने उसके पास नंबर ऑफ टाइम्स अपना सेल्समैन भेजा हो या रिकवरी एजेंट भेजा हो, जो रिकवरी के लिए हमने एक अपॉइंट किया हुआ है अपने ऑफिस में, वो बंदे को भेजा हो, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा हो। उसके बाद हो सकता है कि बिजनेस का ओनर खुद गया हो 3-4 बार, लेकिन वो बंदा आपको बोल रहा हो कि हाँ दूंगा दूंगा और नहीं दे रहा है, टाल दे रहा है वो चीज। फिर कोई रीजन बता रहा है कि आपका जो मटेरियल आया था वो क्वालिटी बरोबर नहीं थी, या आपने रेट ऑलरेडी ज्यादा लगाए थे, मार्केट में तो मेरे को ये रेट में मिल रहा है, आज की तारीख में जब मैंने इंक्वायरी किया तुमने मेरे से 3 साल में इतना इतना पैसा ज्यादा ले चुके हो, क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया था। जो भी वो एक रीजन बताएगा, क्योंकि उसको पैसा देना ही नहीं। अब हो सकता है चलो आप लीगल में गए कि आपने लीगल नोटिस वगैरह भिजवाए, फिर भी वो समझो, अब हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी लायकियत ना बची हो, तो वो पैसा आपको मिला ही नहीं। वो पूरे एफर्ट्स जो अपन ने किए पैसा निकालने के, वो पूरे फेल गए। यहाँ पे बोला जाएगा फेल इसलिए क्योंकि वो एफर्ट्स इसलिए किए जा रहे थे कि हमको उससे हमारा पैसा रिकवर करना था, ना कि मेरे को शौक था कि मेरा सेल्समैन खाली बैठा है दुकान में तो चल भैया तू घूम के आ मेरे पार्टियों के पास से। ऐसा नहीं था। मेरा पर्पस क्या था, उसको वहां से भेजने का या मेरा खुद जाने का, कि मेरे को मेरा पैसा जो फंसा हुआ है वो निकालना था। अगर वही नहीं निकला तो वो एफर्ट्स गए फेल। अब ये तो तय हो गया कि हमारा पैसा डूब गया, तो उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा कि कब तक हम अपने बुक्स में उसको खड़ा रखेंगे। तो उसको बोला जाएगा बेड डेट्स। बेड यानी बेड हो गए, वो मिल ही नहीं पाए, डाउटफुल थे तब तक जब तक हम उसके लिए एफर्ट कर रहे थे। जब हमको पता चल गया अगर मैं और 5 साल तक भी भेजूंगा और रोज 10 बार भी भेजूंगा तो मेरे को पैसा ही नहीं मिलने वाला, तो उसको बुक्स में से हटाना ही ठीक रहेगा, तो बेड डेट्स हो गया। तो डेबिट किया जाएगा बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए कि हमारा जो भी खर्चा रहेगा या जो भी नुकसान हुआ है, बेड डेट्स हमारा नुकसान ही माना जाएगा, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग रूल एक्सपेंसेस को या लॉस को डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड बाय क्रेडिटिंग दैट रिलेटेड डेटर अकाउंट। देखिए, अगर डेटर ने हमको पैसा दिया रहता, डेटर मीन्स कस्टमर ने हमारे हमको पैसा दिया रहता, तो हम क्या करते कि कैश अकाउंट डेबिट और डेटर को क्रेडिट करते थे, तब जाके वो नील होता था। तो यहाँ पे भी अभी हमको डेटर को नील करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हमने डेबिट किए तो यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे डेटर के अकाउंट को, ताकि वो नील हो जाए उसका लेजर। तो इट कैन बी अ पार्ट और फुल अमाउंट, यानी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 3 लाख का सेल किया था, उसमें से 2 लाख मिल गए, तो यहाँ पे जो मेरा 1 लाख का बेड डेट्स हुआ वो पार्ट हो गया, कि मेरे टोटल सेल का पार्ट हुआ जो डूब गया। अब हो सकता है कि ये पूरा का पूरा 3 लाख भी डूब जाए कि उसने 1 रुपया भी ना दिया हो, ऐसा भी कई बार होता है। तो वो फुल अमाउंट भी हो सकता है। ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं रहेगा कि मेरा फुल अमाउंट डूबा तो ही मैं बेड डेट में कंसीडर करूंगा, या मेरा अगर पार्ट डूबता है तो ही मैं बेड डेट में कंसीडर करूंगा। दोनों सिचुएशन में वर्ड यही रहेगा बेड डेट्स, इसी में ही वो फंड को डालना पड़ेगा हमको, ताकि वो बिजनेस का जो लॉस हुआ है वो बुक हो सके, और उससे हमारा नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा वो भी उतने अमाउंट से कम दिखेगा। म्यूचुअल इंडेप्टनेस सेटलमेंट। अब देखिए, अब हमेशा ये नहीं हो सकता कि मेरा सप्लायर अलग रहेगा और मेरा कस्टमर अलग ही रहेगा। हो सकता है मार्केट में हमारे कुछ ऐसे व्यापारी हो जिनको हम माल बेचते भी हैं और जिनसे हम माल खरीदते भी हैं। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि किसी से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसका फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उसको बेच भी रहे हो। या मार्केट में आज ऐसा है कि एक टाइप के प्रोडक्ट के 10 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं। अब इतने टाइप के आइटम, इतनी साइजेस, इतने कलर या जो भी कुछ वेरिएंट उसमें रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक शॉपकीपर इतना स्टॉक मेंटेन कर पाए। उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज शॉपकीपर नंबर ए है, उसके पास जो वो प्रोडक्ट में डील करता है, और शॉपकीपर नंबर बी है, उसमें भी जो वो डील करता है शॉपकीपर बी, वो प्रोडक्ट सेम है।
कस्टमर आता है ए के पास, उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बी से परचेस कर लेगा। क्यों? तो ये इनकी ट्रेड पॉलिसी है कि जब भी हमारे पास कस्टमर आएगा, अगर हमारे पास माल नहीं है तो हम तुम्हारे से लेंगे, तो तुम हमको प्लीज होलसेल रेट लगाना। तो अब इसने क्या किया, ए के पास मटेरियल नहीं था, उसने बी से खरीदा। अब बी ने इसको माल दिया, ए ने कस्टमर को दे दिया, रवाना किया। अब ए यहाँ पे परचेसर है और बी यहाँ पे सेलर है। अब हो सकता है कि कभी बी के यहाँ पे कस्टमर आए और वो माल इसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ए से परचेस करेगा और कस्टमर को देगा। अब यहाँ पे बी हो गया परचेसर, ए हो गया सेलर, यानी हमारी वो पार्टी जिनसे हम सेल और परचेस दोनों करते हैं, ये उसके लिए काम की चीजें कि हमको उसको पैसा देना भी है और उससे पैसा लेना भी है। देखिए, sometimes debtor of a business may be a creditor for the business, यानी जो हमारा कस्टमर है हो सकता है वो हमारा सप्लायर भी हो। then there will be two separate accounts, that is for goods supplied and for goods purchased। तो देखिए, वैसे तो मार्केट में कई लोग एक गलती कर रहे हैं कि एक ही अकाउंट में वो दोनों एंट्री करते हैं कि मैंने ए को सेल किया और मैंने ए से परचेस किया। तो वो कैसा है, अगर एक या दो ट्रांजैक्शन है ना साल भर में तो चल जाएगा, लेकिन वो अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे, डेली 2 4 5 ट्रांजैक्शन हो रहे और साल के एंड में बहुत बड़ा लेजर बन जाएगा, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है उसका रीजन, लाइक किसी को बिल नहीं मिला, तब वो अकाउंट जब मैच नहीं हो रहा तो बार बार उसको मैच करने के लिए काफी दिक्कत होंगी, या किसी ने पेमेंट दिया हमको नहीं मिली, या जो भी रीजन रहेगा। तो बेहतर है कि जिससे हम परचेस, भले आदमी एक ही है, पार्टी एक है, कंपनी एक है, उससे अगर हम परचेस कर रहे हैं तो उसका लेजर अलग बनाया जाए, और अगर उसी को सेल कर रहे हैं तो उसका भी लेजर अलग बनाया जाए। क्यों? तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, बाकी कोई रीजन नहीं है इसका कि नाम लिख दिया जाए मिस्टर ए और ब्रैकेट में लिख दिया जाए कस्टमर, और अगेन दूसरा जब लेजर बना रहे मिस्टर ए तो उसके ब्रैकेट में लिख दो सप्लायर। तो इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मीन्स we have to collect some amount from them and also need to pay some amount to them, यानी उनसे कुछ, अगर वो मेरा कस्टमर है मिस्टर ए तो उससे मेरे को कुछ अमाउंट कलेक्ट करना है, और अगर वो मेरा यानी सप्लायर है तो उसको मैं कुछ अमाउंट दूंगा भी, यानी लेना भी है वो आदमी से, देना भी है। In that situation, to avoid multiple entries, party can settle its account by making mutual indebtedness by settlement entry, and balance amount will be payable or receivable as per remaining balance। अब देखिए, अब जैसा मैंने ए से परचेस किया, अब उसको मेरे को चेक देना है या कैश देना है, एक एंट्री हो गई। फिर जब मेरे को मालूम ही है उससे मैं फिर से परचेस करूंगा या फिर से सेल करूंगा, तो अननेसेसरी नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ाने से कि बार बार मैं कैश दूं उसको, यानी मैंने उसको 100 का माल बेचा, उसने मेरे को कैश दिया, फिर मैंने उससे 100 का माल खरीदा, अब फिर वो 100 रुपए देगा। तो अननेसेसरी ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जा रही है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो वो कैसे, एक पीरियड डिसाइड कर सकते हैं वो लोग, हर हफ्ता हो सकता है, हर महीना हो सकता है, हर 3 महीने हो सकते हैं, या इवन साल भर का एक साथ भी हो सकता है। क्या हो जाएगा कि म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस यानी सेटलमेंट, कि साल भरे में, यहां हम चलो साल भर पकड़ते हैं, हम महीना भर पकड़ते हैं इजी करने के लिए, महीने भर में मैंने उस आदमी को यानी मिस्टर ए को अगर मैंने महीने भर में 15,000 का माल बेचा और महीने भर में मैंने उससे 10,000 का माल खरीदा, तो इसका मतलब है अगर मैं उससे पैसे लूं तो 15,000 लूंगा और देने के लिए मैं उसको 10,000 का चेक दूंगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नेट निकालूं तो वो मिस्टर ए मेरे को 5,000 ज्यादा देगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सेटलमेंट एंट्री मार सकते हैं, जर्नल एंट्री मार सकते हैं उनके अकाउंट को सेटल करने के लिए, और सिर्फ यानी 10,000 यहाँ पे जो मेरे को उसको देना था वो माइनस कर दिया जाएगा, जो 10,000 मेरे को इससे लेना था उससे, और बचा हुआ 5,000 वो सिर्फ मेरे को देगा। अब इसको उल्टा करते हैं, सपोज कि मैंने उसको कम का माल बेचा और ज्यादा का माल खरीदा। समझो मैंने उसको माल बेचा 20,000 का और मैंने उससे माल खरीदा 30,000 का। तो 20,000 का जब मैंने उसको माल बेचा हुआ है, यानी वो आदमी से मेरे को 20,000 लेना है, और जो मैंने उससे 30,000 का माल खरीदा था, मतलब उसको मेरे को 30,000 रुपए देना है। तो ये जो मेरे को लेना था, यानी कस्टमर था वो मेरा, उसको मैं मेरे सप्लायर से, यानी जो मेरे को
उसको देना है, उससे माइनस कर दूंगा 20,000 और बचा हुआ सिर्फ जो 10,000 है उसका चेक मैं उसको इश्यू करूंगा। तो इससे क्या हो गया कि नंबर ऑफ एंट्री बार बार जो छोटे परचेस थे हमारे 1,000, 1,500, 2,000 के, उसको नंबर ऑफ एंट्रीज जो चेक पेमेंट हो रहा, कैश पेमेंट हो रहा, उसको अवॉइड कर दिया गया और सिर्फ एक सेटलमेंट एंट्री मार के एक फाइनल रिसीवेबल या पेएबल जो भी रहेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज मार्केट में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या आप अकाउंटेंट हो और अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो किसी फर्म की या प्राइवेट कंसल्टेंट हो जो भी, तो उसके लिए ये टर्म्स का डिटेल में नॉलेज बहुत जरूरी था। जैसा डिस्काउंट में क्या टाइप आएंगे, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट यानी बिजनेस टू बिजनेस पॉलिसी जो टारगेट डिस्काउंट रहेगा या क्वांटिटी डिस्काउंट रहेगा। टारगेट डिस्काउंट मीन एक अमाउंट, एक क्वांटिटी आपने सेल कर दी है टारगेट, तो उस पे दिया जाएगा। और क्वांटिटी यानी अगर आप बल्क में परचेस करते हो तो ही दिया जाएगा। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में क्या आएगा, इंसेंटिव, यानी वो किसी फॉर्म में रहेगा, गिफ्ट में, कोई भी एसेट के फॉर्म में रह सकता है, मोटर कार, फ्रिज, टीवी, कुछ भी जो रह सकता है, गोल्ड कॉइन, मोबाइल वगैरह। और ये बेड डेट्स यानी कि जो मार्केट में हमारा पैसा लेना था उसमें से कुछ पोर्शन या पूरा अमाउंट वो हमें नहीं मिल पाया, नुकसान हो गया बिजनेस का, उसको बेड डेट्स बोलेंगे। और म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस यानी सेटलमेंट, कि मेरा कस्टमर और मेरा सप्लायर अगर एक ही बंदा है और उससे जो मेरे को लेना देना है उसको सेटल करके जो फाइनल रिसीवेबल और पेएबल फ्रॉम दैट अकाउंट निकाला जाता है उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस और सेटलमेंट। तो दोस्तों शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे वीडियो के द्वारा तो वो आप तक मिलते रहे उसकी नोटिफिकेशन और आप देख के अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। थैंक यू सो मच।